दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, सर एनसीईआरटीज हम पढ़ रहे हैं, हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इसके नोट्स मेकिंग कैसे करें। अब यहां पर मैं आपको दो सोल्यूशन देता हूं। पहला सोल्यूशन है डीएनयू, यानी कि डिकोडिंग एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपके नोट्स मेकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक सॉल्व कर रहे हैं, प्लस आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे नोट्स बनाएं। तो हम इन दोनों केस सिनेरियो को यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम के बारे में, दैट इज डीएनयू, डिकोडिंग एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी। अब इसमें आपको बहुत से ऐसे बेनिफिट मिल रहे हैं जिससे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं उसको आप काफी अच्छे से यानी कंक्रीट फॉर्म में कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो आपको 40 प्लस एनसीईआरटीज पढ़नी है, उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को छोड़ना है, यह आपको नहीं पता। अब इसमें आप हमारे एक्सपीरियंस का यूज कीजिए और यहां पर आप खुद अगर ये एनसीईआरटीज कवर करेंगे तो आपको लगभग 8 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सभी एनसीईआरटीज लगभग 3.5 महीने में करवाएंगे। इसके अलावा आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीने, ताकि अगर आपने बाद में इसे फिर से रिवाइज भी करना हो तो आप कर सकें। इसमें मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपके कोर्स को कवर करवाया जाएगा, यानी एनसीईआरटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और सैटरडे को कुछ स्पेशल क्लासेस है जहां पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पिक करना है, प्लस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। वहां पर सबसे पहले आपको बेसिक्स बताए जाएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जहां पर आपको 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लाइव आंसर लिखेंगे और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप एक्चुअल में इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इस क्लास का टाइम 6 से 8 बजे है, ताकि जो भी चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या किसी भी कारण से बिजी है अपने डे टाइम में, वो शाम को आके इस कोर्स से अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता है। देन संडे को स्पेशली यहां पर फोकस किया गया है एमसीक्यूज के ऊपर। दैट्स व्हाई सैटरडे को यहां पर कोई क्लास नहीं है, यहां पर एक स्पेशल क्लास है जो कि महज 2 घंटे की रहेगी। इसमें कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसी क्लास में जो सिखाया जाएगा आपको क्लास में ही इंप्लीमेंट करना है। अब ऐसा करने के पीछे रीजन इस संडे है। क्यों? क्योंकि संडे को आपका वीकली एमसीक्यू होगा और जिसमें मैं ये चाहता हूं कि आप सैटरडे को इसकी रिवीजन कीजिए जो भी आपको वीक में पढ़ाया गया है, और संडे को उसे इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ट हो और आपको कोई परेशानी ना आए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके एनसीईआरटीज के नोट्स के बारे में भी। इस कोर्स में हम आपको कुछ इस तरह की पीडीएफ्स देंगे, यानी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। ये जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के आपके नोट्स हैं, इसमें एक ही चैप्टर में आपको एनसीईआरटीज के काफी इंटरलिंक टॉपिक्स को हम कवर करवाएंगे। जैसे क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 8। इसमें जो टॉपिक है वो अर्थ के एवोल्यूशन से रिलेटेड है, प्लस एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1, 2 एंड 3 सेम टॉपिक वहां पर भी कवर हो रहा है, तो उन्हें इंटरलिंक करके हम आपको एक बेटर कवरेज दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करते हैं, वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा फीस नहीं रखी है हमने। ओरिजिनली इसकी फीस थी 5,000, बट अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इसकी फीस है 2500 रुपए। इसके लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली आईएएस 1000। और यहां एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसके लिए आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट को dpp.onlyias.in। आई रिपीट, dpp.onlyias.in। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ जहां पर आप खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटीज खुद से पढ़ रहे हैं। तो यहां सबसे पहली सिचुएशन है आपके पास कि आपको बुक्स को रीड करना है, यानी वो जो 40 प्लस एनसीईआरटीज की आपके पास लिस्ट होगी, उस लिस्ट को कंप्लीटली आपने पढ़ना है। बट ये एक रीडिंग में नोट्स नहीं बनेंगे। पहली रीडिंग में आप चीजों को थोड़ा समझेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। दूसरी रीडिंग में आपको काफी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो सेकेंड रीडिंग के टाइम पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे अपनी बुक के अंदर, मतलब उन चीजों को जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको उसको अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अभी भी आप कुछ ऐसी चीजों को अंडरलाइन करेंगे जो शायद आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो आपने क्या करना है, आपने थर्ड रीडिंग देनी है और थर्ड रीडिंग के बाद आपने नोट्स बनाने हैं।
तो मतलब एटलीस्ट 3 रीडिंग देनी है एक ही बुक को और फिर उससे नोट्स बनाने हैं। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या आती है कि सर मैं पैराग्राफ में लिखूं कि बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। तो आई विल सजेस्ट ऑलवेज कि आप बुलेट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि आप एक टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़कर उसकी समरी या आप ये कह सकते हो कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप से बनाइए। जैसे आप ये देखिए कर्नाटिक वॉर, आप बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये पूरा 1-1.5 पेज का चैप्टर है, बट उसमें से यूपीएससी पर्सपेक्टिव से 3-4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रीजन, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन था, ट्रीटी यहां से कोई निकल के आई एग्जली चैपली, और स्टेटस को मेंटेन किया गया आफ्टर द वॉर। तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 बातों पे भी ध्यान दें, तब भी यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो आपका क्लियर हो सकता है। बाकी स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके नोट्स में नहीं। तो यहां पर आप बुलेट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज जो आप यहां पर सीखते हैं वो ये है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। मतलब प्रॉपर सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और या आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब बनाइए। बट एक्चुअल में जब आप नोट्स बनाते हैं उसमें ना तो टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम को वेस्ट करेंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे आप। दूसरी चीज, आप नोट्स ऐसे बनाइए जिससे आप क्विकली चीजों को रिवाइज कर सके। अदरवाइज नोट्स का फायदा क्या है? मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, एक स्टैंडर्ड बुक है, पॉलिटी की काफी अच्छी बुक है। इसके मान लो 1000 पेज है, आपने इसके नोट्स बनाए 500 पेज के, बट इस 500 पेज को आप फिर से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम यह है कि उस 1000 पेज की बुक के अगर आप 100 पेजों में नोट्स बना सकते हैं तभी आपको फायदा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं जो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। यह है बिपिन चंद्रा की समरी, और यहां पर 333 पेज की किताब को मैंने महज 35-36 पेजों में समेट दिया। तो नोट्स एक्चुअल में आपको ऐसे बनाने हैं। इज इट क्लियर? अब अगली चीज जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं दैट इज डिजिटल फॉर्मेट। आप सभी को पता है कि आजकल गवर्नमेंट भी डिजिटल चीजों के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, तो हमें भी अपने नोट्स मेकिंग में डिजिटल फॉर्मेट को यूज करना चाहिए। क्यों? देखिए प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगी, जब आप A4 साइज शीट्स पे इन नोट्स को बनाएंगे तो आपके पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि अगर मान लो कल को मैं कोई और बुक पढ़ता हूं, उसमें सेम टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फो है, तो उस इन्फो को मैं ऐड कर सकूं, ऐसी वहां पर आपके पास गुंजाइश नहीं होगी। तो इजी टू एडिट नहीं है ये। क्यों? A4 साइज शीट में मान लो आपने एक टॉपिक लिखा और उसके बाद वो टॉपिक यहां तक खत्म हो गया था, उसके बाद आपने यहां से दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अब कंप्यूटर में क्या है कि आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास फिर से एक लाइन आ जाएगी और आप वहां पर चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट सेम चीज आपके हैंड रिटन नोट्स में नहीं होती। तो डिजिटल फॉर्मेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप जब एडवांस किताबों को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे, तो आप उन पॉइंट्स को यहां पर एनसीईआरटीज के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब जो एडिशनल पॉइंट मिले उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो हर टॉपिक के नीचे थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ने लगे। मतलब आप जो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 2/3 में आप अपना नोट्स लिखिए और 1/3 स्पेस आपको छोड़नी होगी फ्यूचर में किसी भी चीज को ऐड करने के। लेकिन इस चीज को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और दूसरी चीज, इन चीजों को कैरी करना भी मुश्किल रहता है। अब मान लीजिए आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पढ़ने का मन हुआ, आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि आप A4 साइज शीट्स को हर जगह कैरी नहीं कर सकते तो आपके लिए वो मुश्किल रहेगा। बट सेम चीज अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में होगी, गूगल नोट्स या किसी भी तरह के, तो वहां पर आपको इन चीजों को कैरी करना काफी इजी रहेगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज अपने नोट्स में फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे सिविल सर्विसेज की वैल्यू से रिलेटेड आपका कोई कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर इस तरह का अगर आप फ्लो चार्ट को यूज करते हैं और आपको इन सभी की डेफिनेशंस पता है, तो आपके लिए चीजें इस्तेमाल करना काफी इजी हो जाएगा और आपका स्पेस भी काफी बचेगा। इससे आप चीजों को इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे और काफी हेल्प मिलेगी आपको मीन्स में इससे, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग वहां पर कर रहे होंगे तो बड़ी चीजों को छोटी चीजों में समेट के लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी टॉपिक पे आंसर लिखने को 500 वर्ड्स होते हैं, बट एक्चुअल में आपके पास लिखने की जो स्पेस है वो 250 वर्ड की ही है। तो आप उन्हें कैसे
इस जगह में फिट इन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स मेकिंग में फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसे बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और इससे एडवांस कोर्सेज में या आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।